अब इंडियन को उल्लू बनाना क्या आसान है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि एमएलएम स्कीम, पिरामिड स्कीम कैसे काम करती है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हथौड़ा मार दीजिए, चाहे थप्पड़ मारिए, चाहे जो मर्जी मारिए, पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही आगे स्कैमों से बचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो एमएलएम स्कीम में होता क्या है कि ये एक पिरामिड स्कीम होती है। इसमें सबसे ऊपर होता है जो मेन कमाता है, उसके नीचे आते हैं जो इसके प्यादे होते हैं, और उसके नीचे आते हैं काम करने वाले मजदूर। ठीक है जी। तो देखिए ऐसे भी चलता है। तो या तो ऊपर 4 बंदे हो सकते हैं जो मेन हैं, उनके नीचे बाकी सारे बंदे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे। तो अब इसका होता क्या है, ये एक पिरामिड सेलिंग स्कीम होती है। या इसमें मान लीजिए कि कुछ बंदे आपको कुछ सेल करते हैं, या तो वो आपको कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, या तो वो आपको कुछ बंदे जोड़ने को बोलेंगे। तो ये देखिए, इसमें आप उत्पाद या सेवा को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अपने नीचे अन्य व्यक्तियों को जोड़ते हैं। तो इसमें यही है कि आप जितने ज़्यादा बंदे जोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका सामान बिकेगा, उतना ज़्यादा आपकी इनकम आएगी। पर ये डिफरेंट कैसे है, मार्केटिंग भी तो यही होती है, पर ये डिफरेंट इसलिए होता है कि इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं। वो बंदे जितना जोड़ेंगे उसका भी आपको पैसा मिलेगा, आपको अपने बंदे जोड़ने का भी पैसा मिलेगा, और जो इसके सबसे टॉप पे बंदे होंगे उनको वो पैसा जाता रहेगा। तो ये सारा नीचे से ऊपर पैसा घूमता है इसमें। देखिए, ये देखिए पिरामिड स्कीम क्यों बोलते हैं इसको, कि ये पिरामिड की तरह होता है। ये एक पिरामिड है, तो इसके चोटी पे इसका मास्टरमाइंड बैठा है, विलन बैठा है यहाँ पे। इसके नीचे आते हैं मजदूर। मजदूर तो लास्ट में आते हैं सबसे, यहाँ पे मजदूर जिनका पैसा डूबता है। और इस बीच में आते हैं जो मतलब थोड़ा से कमा लेते हैं, मतलब बॉस बोल लो, छोटे बॉस आ गए इधर। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको पिरामिड स्कीम का। एमवे सरकार ने ये बैन कर दी है। तो एमवे का क्या था, एमवे देखो इधर, एमवे की 750 करोड़ की रुपए की संपत्ति जब्त ईडी ने एमवे की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। इसमें मामला क्या हुआ, संपत्ति जब्त करने से एमवे कंपनी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ये पैसा तो गया एमवे के लिए। और इसका यहाँ पे देखिए, कंपनी क्यों बंद करेगी, क्योंकि कंपनी का फोकस मेंबर बनकर अमीर कैसे बने इस पे था, ना कि उसके प्रोडक्ट बेचने पे। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रही थी, वो बोल रही थी कि तुम बंदे जोड़ो और अमीर बनो। अब ये देखिए, प्रोडक्ट का पर ध्यान नहीं, जबकि पैसे उसी के नाम पे लेते थे। अब प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, पर वो उनका मन नहीं है बेचने का, वो बोल रहे हैं बंदे जोड़ो। पर वो जोड़ने के लिए वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट बेचो, मतलब उनका प्रोडक्ट पे कोई फोकस नहीं है। बस वो प्रोडक्ट ऐसी है कि चलो चल बेच दो, बंदे जोड़ते जाओ। प्रोडक्ट का इस्तेमाल एमएलएम पिरामिड फ्रॉड के लिए होता था। तो ये वही बात है। अब एक एग्जांपल दूसरा है इसका, एसटीए, जो अभी 1000 करोड़ का स्कैम निकला है, 1000 करोड़ का। इसमें ज़्यादातर बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बंदे फंसे हैं। अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे इनकी स्कीम देखो एसटीए की। 25,000 डालो, पर डे इनकम आपको मिलेगी 66 रुपीज़, और मंथली आपकी कम से कम मतलब 2000 के आसपास आ जाएगी, और ये लाइफ टाइम। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई ऐसी स्कीम है जो आपको उम्र भर पैसा देगी? नहीं। बैंक भी पैसा उम्र भर नहीं देता है, बैंक में भी आपको एफडी बना कर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आप 25,000 में 2000 कमा रहे हो। 2000 बहुत ज़्यादा रकम होती है इंटरेस्ट वाइज। तो 25,000 में 2000 भी नहीं मिलेगा अगर आप बैंक में रखोगे। 25,000 का तो आपको मेरे ख्याल से 10 रुपये मिलेगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पैक देखिए इनका, 50 लाख का। पर डे इनकम इसकी 21,000 रुपये। 21,000 भाई मंथली इनकम होती है कईयों की। महीने में इनकम 20,000 भी नहीं होती है कई लोगों की। और मंथली इनकम देखिए यहाँ पे 6,50,000। 6,50,000 कितनी बड़ी इनकम है, कोई देगा? अपना खुद का दिमाग लगाइए कि ये कर क्या रही है, इसका प्लान क्या है, क्या बेच रही है कंपनी? ये तो कुछ बेच भी नहीं रही है, ये तो बस उल्लू बना रही है, उल्लू। अब ये देखिए, हाउ 1000 करोड़ स्कैम, क्रिप्टो स्कैम बस्टेड। अब ये तो चलो हो गया इसका ख़त्म। अब ये देखिए आप यहाँ पे एक और कॉइन है, डीजीटी। अब आपको ये फ़ोटो देख के लग रहा होगा कि ये एसटी है, एसटी की वेबसाइट का भी ऐसी है। पर ये देखिए, डीजीटी जो कॉइन था आज से 1-2 साल पहले स्कैम हुआ, उसकी भी बिल्कुल सेम साइट थी, बिल्कुल सेम उसका चाल चलन था जैसे एसटी का है। अब ये देखिए डीजीटी स्वैप प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम एसटीए के साथ हुई है कि भाई पैसा निकलना ही बंद हो गया, स्वैप ही बंद कर दिया, वहाँ पे भी यही हुआ था।
कि डीजीटी वालों ने जब पैसा गिर गया तो उसका स्वैप बंद कर दिया, बंदे पैसे निकाल नहीं पाए, बंदों को गोलियां देते रहे कि भाई 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना, जबकि उसका वैल्यू गिरती ही जा रही थी और वो ज़ीरो पहुंच गई, ज़ीरो, सारा पैसा डूब गया। अब देखते हैं, ये देखिए टिपिकल एमएलएम स्ट्रक्चर, ये होता है एक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो ऊपर के 2-3 बंदे होंगे ना, वो ही मास्टरमाइंड होंगे, वो मास्टरमाइंड होंगे, मतलब वो सारा चलाएंगे, काम धंधा कैसे चलता है। उसके नीचे आते हैं ये थोड़े बहुत बंदे, ये कमाते हैं पैसे, ये वाले बंदे, ये वाली जो ये है, इसमें बंदे पैसे कमाएंगे, क्योंकि अभी ये स्कीम नहीं है, अभी नीचे वाले बंदे जुड़ रहे हैं यहाँ पे, अभी जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो इनका पैसा इनको मिल रहा है और ये कमा रहे हैं, ये इनका पैसा इनको जा रहा है, तो ये तो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ये अमीर हो गए यहाँ पे। और ये बेचारे ये डाल रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम यहाँ पहुँचेंगे, पर जब तक ये यहाँ पहुँचेंगे तब तक ये सारी स्कीम टूट जाएगी। अब एमएलएम स्कीम को कैसे पहचान सकते हैं हम? तो एक तो मैं आपको यही दिखाऊंगा कि अमीर बनने का सपना दिखाने वाले एमएलएम फ्रॉड का सच। अब आप रातों रात अमीर बन सकते हो? आप खुद पूछिए, नहीं, आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। अगर आप मान लीजिए क्रिप्टो में भी पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप अमीर बन जाओगे, आप करोड़पति भी बन जाओगे। क्या पता आपको टाइम लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, पर ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में 20,000 कमाओगे और 1 महीने में 6 लाख कमाओगे। ये तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड का वो दिखाता है, तो आपको इसी चीज़ से बचना है। एमवे का फोकस प्रोडक्ट बेचने पर नहीं। अब मैं ये फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो मैंने बोला कि कैसे पहचाने, उसमें ये पॉइंट्स देखिए। कंपनी का फोकस मेंबर बनाने पे, ये फोकस करिए। तो कंपनी आपको पहले ही देखना है, अगर वो मेंबर बनाने पे उसका फोकस है तो वो एमएलएम है। फिर प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं। अगर मान लीजिए उसके पास प्रोडक्ट भी है पर तब भी वो बोल रही है कि बंदे बनाओ बंदे बनाओ, तब भी ये एक फ्रॉड है। फिर प्रोडक्ट का इस्तेमाल एमएलएम पीरियड फ्रॉड के लिए होता है। अब अगर प्रोडक्ट है तो वो मतलब एमएलएम में ही घूमेगा, मतलब वो बोलेंगे प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए बंदे बनाओ, उसके लिए फिर से बेचो, तो वो एमएलएम स्कीम की एक साइकिल है। अब देखिए, क्या एमएलएम स्कीम या डायरेक्ट सेलिंग पर पिरामिड स्कीम में अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। पिरामिड बस ऐसा हो सकता है कि पिरामिड स्कीम पूरी तरह एक मेंबर को पर जोड़ने पर टिकी होती है, ये है इसमें बस। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट होता है वहाँ पे, आप वो बेचते हैं। पर अगर डायरेक्ट सेल, अगर एमएलएम है या पिरामिड है, पिरामिड में तो बंदे ही जोड़ने हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या पता वहाँ पे एक प्रोडक्ट हो, जैसे एमवे, तो वो एक पिरामिड स्कीम भी है, वो एक डायरेक्ट सेलिंग स्कीम भी है। पर एसटीए एक सीधी पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम में कंपनी से जुड़ने यानी ज्वाइनिंग फीस पर पैसे देने चाहते हैं। तो यही बात है कि आपने जैसे एसटीए का पैक खरीदा, 25,000 देने पड़े आपको स्टार्टिंग में, तो वो जुड़ने की रकम है, आपको वो देने ही पड़ेंगे। फिर पिरामिड स्कीम को डायरेक्ट सेलिंग सा दिखाने के लिए प्रोडक्ट बिक्री पर दिखावा होता है। तो अब पिरामिड स्कीम में हम ये दिखाएंगे कि भाई हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर वो असली में होता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे देते हैं। अब ये चलो ज़्यादा हो गया, ये दूसरी चीज़ है। तो अब देखते हैं, अब मान लीजिए आपका अगर इंटरेस्ट है स्कीम्स में, तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल पे, आप सर्च करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे। और आपको पता ही है कि आजकल सारे फ़ोन जो भी हमारे हैं वो हमारी वॉइस सुनते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आपने किसी से बात की कि भाई मैं तो इंटरेस्ट हूँ पिरामिड स्कीम में, मैं तो इंटरेस्ट हूँ इस स्कीम में, फलाना स्कीम में, तो ये क्या करेगा, ये गूगल को बताएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं और ये आपको ऐसी ऐसी एड्स दिखाने लग जाएगा और ये बोलेगा नया जॉब तलाश रहे हैं तो नेटवर्किंग को दे महत्व। मतलब यहाँ से भी आपका मन ये खींचेंगे कि अच्छा ये वो बोलेंगे, ये गूगल करेगा, ये गूगल अपने आप नहीं करेगा, पर ये एड्स चलाई होती हैं इन स्कीम वालों ने कि भाई कोई भी बंदा हो तो वो हमें फंस जाए, और ये गूगल उसकी मदद करता है कि मान लीजिए वो बोलेगा अच्छा इसको ये पसंद है तो मैं चलो इसको ये वाली ऐड दिखाता हूँ, और आप इसी में फंस जाएंगे। अब एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या गैर कानूनी है? क्या ये इलीगल है? और मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो बनाई थी, चलो फिर से बता देता हूँ। तो 2021 में सरकार ने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स निकाला था, अधिनियम निकाला था सरकार ने एक 2021 में, और इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है सीधी बिक्री संस्था और सीधे विक्रेता के लिए निषेध है किसी भी पिरामिड योजना को बढ़ावा देना, किसी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित करना या सीधे बिक्री व्यवसाय करने की आड़ में किसी भी तरह की व्यवस्था में शामिल करना। तो देखिए यहाँ पे सरकार खुद बोलती है कि पिरामिड स्कैम बैन है
और ऐसा नहीं होना चाहिए। और सीधी बिक्री व्यवसाय की आड़ में मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग लेना, जैसे STA या फिर एमवे। तो ये होगी सरकार की तरफ से कि भाई हमने तो मना कर दिया है, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। और सरकार ने इसकी जिम्मेवारी सीधा स्टेट को दी है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो निश्चित करे कि ऐसी स्कीमें उनकी स्टेट में नहीं चल रही हैं। अब आप अगर पहचानना चाहते हैं किसी MLM स्कीम को, तो पहले आप ये सोचिए कि जैसे बैंक होता है, तो बैंक को जो बैंक की मॉनिटरिंग करता है, या मतलब जो बैंक को देखता है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उसके रूल्स निकालता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट हुआ, अगर स्टॉक मार्केट का होता है सेबी, तो MLM स्कीम का भी इन दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। जबकि ये MLM स्कीम में कुछ भी नहीं होता। वो दिखाते हैं कि हम भाई UK से आए हैं, UK की शिपिंग कंपनी है कोई, उसने हमें परमिट दिया है, हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे। भाई UK कौन होता है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड कौन है? इंडिया में कुछ भी नहीं है, अंग्रेज छोड़ गए हैं। और ये अभी भी अंग्रेज का सर्टिफिकेट ला के दिखा देते हैं। जैसे एक फ्रॉड है, उसमें अंग्रेज शिपिंग कंपनी का दिखा रहे हैं कि भाई हमें उन्होंने परमिशन दे दी है तो हम काम करेंगे। भाई वो ज़माना गया क्वीन एलिजाबेथ वाला, जब तुम्हें वो पर्चा दे के आ गए थे तुम इंडिया। अब नहीं आ सकते। अब तुम्हें या तो RBI से परमिशन लेनी होगी या तो सेबी से लेनी होगी। ऐसे काम धंधा नहीं चलेगा। तो उनसे डायरेक्ट पूछिए कि आपको कौन रेगुलेट कर रहा है। अगर वो बोलते हैं कि हमें कोई नहीं कर रहा, तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और आप उस स्कीम से दूर रहिए। अब इसके पीछे का विलन है कौन, मतलब रॉकी भाई कौन है इसके पीछे का, कि कौन बंदा इसको चला रहा है। तो ये देखिए, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी DGT के ताट खालिस्तान से। तो उस टाइम, जिस टाइम मैंने DGT की वीडियो बनाई, सब मेरे को गालियां देने लगे कि भाई तू गलत बोल रहा है, DGT सही है, DGT का रेट ऊपर जाएगा। पर अब जब सरकार ने इस पर निकाली, इसकी तफ्तीश के लिए, तो देखा गया कि DGT को तो असली में पीछे से खालिस्तानी विरोधी चला रहे थे और वो यहाँ से पैसा ले रहे थे, अपने पास ला रहे थे और वहाँ से फिर से वो इंडिया में खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। अब जैसे कि ये देखिए STA का, ये टकला जी, ये टकले जी, ये जो फॉरेनर हैं, ये STA के CEO बताए जाते हैं। पर क्या आपको लगता है ये CEO होगा? इसके ऊपर भी एक बंदा होगा जो आज तक कभी दिखा नहीं है। ये तो एक बॉस है, एक बस प्यादा है उसका। जो कि असली बंदा है वो तो आज तक कभी आएगा ही नहीं और सारा पैसा उसी के बाद जाएगा। वो अमीर होता जाएगा, पैसा पैसा कर करके वो इंडियंस को लूटता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पार्टियों में आ रहे हैं, ये देखिए हमारे इंडियन भाई लोग भी इससे मिल रहे हैं, ये चाइनीज़ भाई लोग भी मिल रहे हैं और ये सब मिल के इंडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इंडियन को उल्लू बनाना क्या आसान है? मैं इसका जवाब आप पे छोड़ता हूँ। क्या इंडियंस को उल्लू बनाना आसान है? मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। देश के बाहर पकड़ना, क्या हम इनको देश के बाहर पकड़ सकते हैं? तो हाँ, हम इनको देश के बाहर पकड़ सकते हैं, पर वो तभी होगा अगर जिस देश में ये हैं वहाँ पे इंडिया की एक संधि हो। उस संधि को बोलते हैं कि वहाँ के कोर्ट भी हमारे केसेस लड़ सकते हैं। पर ये बहुत मुश्किल काम है। तो कोई भी दूसरे देश का सरकार कोई भी ऐसे भी बंदे इंडिया को वापस नहीं भेजेंगे। मान लीजिए अगर वहाँ पे साबित भी हो जाता है फ्रॉड, तो ये पैसा निकालना बहुत मुश्किल है और जिसका पैसा लग चुका है और जिसका पैसा बाहर जा चुका है वो आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो में कुछ ज्ञान मिला होगा और धन्यवाद। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन नहीं आता है बनाने का और फिर मैं बना भी नहीं पाऊँगा।